पेपर सेकंड, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में से आज हमारा टॉपिक आता है प्रोटीन के बाद में एंजाइम्स। एंजाइम्स एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री या अगर अपन बात करें तो उपापचयी, मेटाबॉलिज्म, दोनों के नज़रिए से सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि हमने प्रोटीन में एक चीज़ पढ़ी कि प्रोटीन जो है वो सजीव कोशिका या सजीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो किसी भी चीज़, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो इन सारी क्रियाओं को कंट्रोल करने का जो महत्व या श्रेय है वो एंजाइम्स को है, ठीक है। और संरचनात्मक इकाई के रूप में प्रोटीन्स की अगर हम बात फंक्शनल क्रियात्मक इकाई के रूप में हम बात करें तो हमने इनको दो कैटेगरीज में बांटा, एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो इसका मतलब एंजाइम्स जो है वो क्या हो गया, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स का ही सभी प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करना या उत्प्रेरित करने का कार्य। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीनियस है एक। दूसरा हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सरल या जटिल प्रोटीन से बने हुए हो सकते हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स है, क्योंकि प्रोटीन से बने इसलिए एंजाइम जो हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्लियर है, तीनों लाइनें बोल सकते हैं कि प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन्स। दूसरी चीज, यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे, एंजाइम्स प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम नहीं होते, ये इसकी भौतिक एक तरीके से लक्षण है। तो इन सारी चीजों में हम डेफिनेशन के रूप में ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक होते हैं जो कि सरल व जटिल प्रोटीन्स से मिलके बनी संरचना होती है। तथा सबसे बड़ी बात, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं कभी भौतिक या रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं लाते, ठीक है। ये होते हैं एंजाइम्स। तो आज का हमारा टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से, और बायोकेमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोटीन्स में एंजाइम्स। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां पे दे सकते हैं और वो ये है कि प्रोटीन्स जो हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो सरल अथवा जटिल प्रोटीन से बने होते हैं तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया को बिना भौतिक व रासायनिक बदलाव के, बिना स्वयं भी लिखेंगे, बिना स्वयं में भौतिक व रासायनिक बदलाव के उत्प्रेरण या उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं या उत्प्रेरित करने में सक्षम होते हैं। एंजाइम्स कहलाते हैं। क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन हम यही इसकी दे सकते हैं। अब उसके अलावा बुक्स में अलग अलग थ्योरीज हैं, तो हम हमारे हिसाब से भी या बुक्स के अकॉर्डिंग भी कई तरह साइंटिफिक रीजन्स या थ्योरीज जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः तो
सही है, इसमें और चेंज नहीं करना मैं। यहां अगर अपन एक बात करें तो एंजाइम्स की अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं। जिस पर अभिक्रिया करते हैं, जिस पर अभिक्रिया करते हैं वो क्या हो गया, अभिकारक कहलाता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अभिक्रिया करने पर अभिकारक किस में बदलता है, अभिकारक अभिक्रिया द्वारा किस में बदलता है, उत्पाद में। ठीक है, प्रोडक्ट। ये इसकी मैकेनिज्म की सबसे बड़ी खासियत। क्लियर है ये दोनों शब्द, तो एंजाइम, अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। इतिहास की हम बात करें इसकी, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, परंतु संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण, प्रोटीन्स की संपूर्ण संरचना का ज्ञान न होने के कारण इसके अधूरा ही ज्ञान था, जो कि अभी हाल ही में लगभग 19वीं शताब्दी के अंदर इसका ज्ञान पूरी तरीके से सामने आया, जब सबसे पहला एक एंजाइम क्या बोलते हैं, यूरिएज, जिसको क्रिस्टल फॉर्म में क्या बोलते हैं पाया गया बाई सुमर। ठीक है, उससे पहले का कुछ इतिहास हम देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहला श्रेय तो हम प्रोटीन्स में जो है, क्योंकि हमने प्रोटीन्स में भी उन्हीं को दिया, तो एंजाइम्स में भी सबसे पहला श्रेय जो है बर्जीलियस को देते हैं। बर्जीलियस प्रोटीन में, क्योंकि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो है वो बर्जीलियस ने ही किया। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें तो साइंटिस्ट आते हैं, क्या बोलते हैं ये बुकनर। बुकनर ये है लगभग 18वीं शताब्दी के। तो बुकनर ने क्या किया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का जो एक तरीके से छरित्र या जो एक्सट्रैक्ट का मतलब एक्सट्रैक्ट को वैसे तो अपन छनित्र कह देते हैं, अर्क, निचोड़। ईस्ट अर्क द्वारा स्टार्च, शर्करा में फर्मेंटेशन, किण्वन, क्रिया द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया या प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो यहां पे जो एंजाइम था वो एक था जाइमेज, जो कि पूरी तरीके से ज्ञात नहीं था। ठीक है, बर्जीलियस, बर्जीलियस से भी अगर अपन पहले चलें तो हम इसमें यूज में ले सकते हैं पाश्चर, लुईस पाश्चर, क्योंकि उन्होंने ही फर्मेंटेशन टेक्निक को जो है वो क्या किया था, डेवलप किया था बाय लुईस पाश्चर माइक्रोब द्वारा। तो यहां इन चीजों की नॉलेज नहीं थी, माइक्रोब समझा जा रहा था, लेकिन वो एक्चुअली में क्या थे, प्रोटीनियस सब्सटेंस है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, तो वो उन्होंने फर्मेंटेशन टेक्निक को दिया, तो वही चीज यहां पे बुकनर की आ रही है, जबकि एक्चुअली में एंजाइम कौन सा था, जाइमेज। फिर हम यहां पे साइंटिस्ट का नाम लेते हैं, सबसे पहले कुहेन। कोहन
लगभग 1878 इन्होंने प्रथम या एंजाइम, क्या नाम देते हैं इसको, विकर, एंजाइम शब्द प्रतिपादित किया। ठीक है, इसमें 2-3 शब्द हमारे ऐड हो रहे हैं। जो पहला शब्द इन्होंने प्रतिपादित किया तो एंजाइम जो था दैट इज इन जाइम। ठीक है, इनका मतलब है इन या इनटू द, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। इन जाइम, जाइम का मतलब हो गया यहां पे ईस्ट, और इनका मतलब होता है के अंदर पाया जाने वाला, अर्थात ईस्ट में पाया जाने वाला। इसके बेस पे इन्होंने नाम रख दिया एंजाइम, और जो सबसे पहला एंजाइम इन्होंने आइडेंटिफाई किया था दैट इज जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम में अगर आपको ध्यान हो तो जौ के बीजों के में मिलता है बीटा जाइमेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये सीड जर्मिनेशन के दौरान स्टार्च के ब्रेकडाउन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम आता है, और सीड के अंदर ही ये पाया जाता है, दैट इज जाइमेज। ठीक है, और इसके इतिहास में आगे बढ़े तो फिर आते हैं सुमर, लगभग 1926। सुमर, इन्होंने पहली बार में क्या किया, किसको एंजाइम, यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल रूप में आइसोलेट किया। क्लियर है, और यही सबसे बड़ी नींव का पत्थर था जिसमें ये पता लगा कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। क्लियर है, तो इस खोज के लिए सुमर जो थे उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, इनके साथ और भी कोवर्कर्स, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन बेसिक नाम अगर अपन करें सुमर। फिर इसके बाद और एंजाइम्स ढूंढ लिए गए जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन आदि। और अब लगभग हजारों प्रकार के एंजाइम जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन आदि को क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किया जा सका। ये हो गया सिंपल इतिहास। अब इनके मैकेनिज्म की बात करते हैं। एंजाइम्स के बनने और अपने सबस्ट्रेट, अपने क्रियाधर पे क्रिया करने के तरीके के आधार पे हम यहाँ पे 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक कहलाता है एंडो एंजाइम और दूसरा कहलाता है एक्सो एंजाइम। यहां पे हम बात कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंजाइम्स, तो डिस्ट्रीब्यूशंस के आधार पे इनके बनने, संश्लेषित होने का स्थान और इनके क्रिया करने के जो स्थान है उसके बेस पे हम 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं। फर्स्ट इज एंडो एंजाइम्स, ठीक है, और एक कैटेगरी हम यहां पे बांट लेते हैं सेकंड नंबर पे एक्सो।
ठीक है। एंडो एंजाइम को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज अंदर की तरफ है, तो ये हो जाता है क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर। और इसको हम बोल सकते हैं इंटर सेल्यूलर। एंडो एंजाइम्स, ये एंजाइम्स जिस जगह पे बनते हैं अर्थात कोशिका में, उसी कोशिका में क्या करते हैं, अपनी अभिक्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, वहीं उत्प्रेरक का कार्य ये करते हैं। इसलिए इन्हें इंट्रासेल्यूलर मतलब कोशिकीय, अंतः कोशिकीय अर्थात कोशिका के अंदर बनते हैं और वहीं ये कार्य करते हैं, उसके बाहर नहीं सेपरेट होते। क्लियर है। दूसरा अगर अपन बात करें तो एक्सो, ये एंजाइम जिस स्थान पे बनते हैं उसके दूसरे स्थान पर जाके कार्य करते हैं, मतलब कोशिका के अंदर भी या कोशिका के बाहर भी, इसलिए इन्हें इंटर, दो कोशिकाओं के मध्य, इंटरसेल्यूलर एंजाइम्स के रूप में कहा गया है। अगर हम पादप कोशिका के रेफरेंस में बात करें तो पादप कोशिकाओं में इंटरसेल्यूलर की बात करें तो मैक्सिमम एंजाइम्स इसी टाइप के हैं, क्योंकि एक कोशिका में सबसे मेन एंजाइम्स या बात करें तो है न्यूक्लियस। क्लियर है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्जी एपरेटस, पराक्सीसोम, लाइसोसोम, ठीक है। साइटोप्लाज्म। अगर हम सभी की बात करें तो इनके अंदर बनने वाले एंजाइम्स, जैसे कि एक सिंपल वे में समझ लेते हैं, केवल न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम सभी, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, लाइगेज, रेप्लिकेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसी तरीके से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन फैक्टर्स, ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ कोड हो रहे हैं, इसी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये केंद्रक के बाहर नहीं पाए जाते, इसीलिए सभी यूकैरियोटिक सेल्स में इनका संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर। वहीं अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता, तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ डेवलप, वो बिखरे रहते हैं कोशिका द्रव में, तो ये दूसरी कोशिका में ट्रांसफर नहीं होते, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे मेन रिएक्शन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन से संबंधित सभी एंजाइम्स कौन कौन से, ग्लाइकोलाइसिस, कोएंजाइम ए, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस साइकिल, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सारे के सारे जो हैं, बाकी फोटोफॉस्फोराइलेशन तो बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो रेस्पायरेशन से संबंधित जितने भी एंजाइम्स है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज नहीं होगा यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेज, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो किसमें है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस से संबंधित सभी एंजाइम्स इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। गोल्जी एपरेटस के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन, लिपिड्स से संबंधित जो चल रहा है सारा का सारा प्रोसेस, वो सारा गोल्जी एपरेटस में कंप्लीट हो रहा है। पराक्सीसोम्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ग्लाइकोलेट साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। लाइसोसोम की बात करें तो सभी हाइड्रोजनेज एंजाइम्स,
सभी हाइड्रोजनेज एंजाइम्स। साइटोप्लाज्म की अगर अपन बात करें तो साइटोप्लाज्म में तो सब कुछ, जैसे कि कौन कौन से, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सारे एंजाइम्स, न्यूक्लियस एंजाइम, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, पाचक से संबंधित एंजाइम, हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, सिंथेटेज एंजाइम, ये सारे के सारे एंजाइम जो हैं, यहाँ तक कि एटीपेज, ये सारे के सारे एंजाइम जो है वो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये सारे के सारे एक तरीके से एंडो एंजाइम्स कहलाते हैं। वहीं एक्सो की हम बात करें तो पादपों में एक्सो एंजाइम जो हैं लेकिन कम ही हैं, क्योंकि पादपों के अंदर इनके स्त्रावण की सुविधा नहीं है। जंतुओं के अंदर जो है वो ग्रंथियां, हार्मोन्स एंजाइम जो है वो अंतःजात या बहिर्जात के रूप में होती हैं, परंतु यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। यही कारण है कि इनके अंदर एक्सो एंजाइम जो हैं वो कम मिलेंगे। लेकिन बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हेलोफाइट्स, उसके अलावा मांस खाने वाले जो पैरासाइट पादप है उनके अंदर, जैसे कि पिंगविक्यूला, तो इनके अंदर जो नेक्ट्रस है प्लस पाचक ग्रंथियां हैं वो विशेष पाचक एंजाइम्स को सिक्रेट करती हैं, जिनके अंदर डीहाइड्रोजनेज, कार्बोक्सिलेज, क्या बोलते हैं, एल्डोलेज, नाइट्रोजनेज, पेप्टाइडेज, सेल्यूलेज आदि एंजाइम जो है वो उसके द्वारा क्या करती है, सिक्रेट करती है, जो कि कीटों को पाचने में और पोषण के रूप में एब्जॉर्ब करने में क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो दीज आर एक्सो। तो एक्सो का मतलब हो गया जो एक कोशिका में बन रहे हैं दूसरी कोशिका में प्रवाहित हो रहे हैं या दूसरे स्थान पर जाकर अपना कार्य करते हैं। दीज आर एक्सोजीनस। एंडोजीनस के अंदर जहां बनते हैं वहीं वो अपना कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। टाइप्स या नामकरण की अगर अपन एंजाइम्स की बात करें तो सामान्यतः इसके ऊपर काफ़ी वक्त पे शोध हुआ और काफ़ी समय से एंजाइमोलॉजी जो है इसका अध्ययन, उसमें सुधार किया जाता है। प्रारंभ में किसी एंजाइम जो है उसके नामकरण के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे अभिकारक के रूप में, अभिक्रिया के रूप में, उत्पाद के रूप में उनके नाम, और फिर एक है जो आधुनिक बाई एंजाइम कमीशन द्वारा दी गई नई आधुनिक नामकरण पद्धति। उस पद्धति के अनुसार जो है हम नामकरण देखेंगे। प्रारंभ में क्या कर रहा है, किसी एंजाइम जो है उस एंजाइम के ऊपर एज प्रीफिक्स के रूप में ऐड करके हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे तो हाइड्रोजन जोड़ने वाला हाइड्रोजनेज, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला एल्डोलेज, फास्फेट को तोड़ने वाला काइनेज। तो एज लगा के हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से नामकरण दे रहे हैं। लेकिन अब नई रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज में रोज नए एंजाइम्स या प्रोटीन्स की खोज के बाद अब इनका नामकरण काफ़ी टफ, इसलिए हम यहाँ पे नई जो क्या बोलते हैं पद्धति है एंजाइमोलॉजी में, इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नामकरण को देखेंगे। तो पुरातन अगर अपन नामकरणों की बात करें तो पुरातन नामकरणों में हमारे पास आ जाता है जैसे कि क्रियाधर के आधार पे। तो मैंने अभी आपको बताया क्रियाधर है जैसे कि किसी भी क्रियाधर के बेस के ऊपर आधार पे, जैसे कि हाइड्रोलेज, कार्बोक्सिलेज क्रियाधर, जैसे कि बात हो रही है सक्सेनिक एसिड पे तो सक्सिनेट, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के ऊपर तो ग्लूटिनेट, ठीक है, सुक्रोज पे कार्य हो रहा है तो सुक्रेज, सेल्यूलोज पे कार्य हो रहा है तो सेल्यूलेज, पैक्टिन पे काम हो रहा है तो पैक्टिनेज। तो क्रियाधर के नाम के आधार पे होने वाले एंजाइम्स हैं। दूसरा, हम अभिक्रिया के आधार पे नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन जोड़ रहा है तो हाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है डीहाइड्रोजनेज, कार्बन का ब्रेकडाउन हो रहा है डीकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन का क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीडेज, हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो रिडक्टेज टाइप। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं जो है उसके क्रियादर के आधार पे नाम रखे गए। आधुनिक अवधारणा के अनुसार हम यहाँ पे नाम देने की कोशिश करेंगे क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक मॉडर्न
मॉडर्न सिस्टम डाल देते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ठीक है, IUB के निर्देश अनुसार इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एंजाइमोलॉजी 1961 के अधिनियम किसके के निर्देश अनुसार जो एंजाइमोलॉजी की कमीशन है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एंजाइमोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में EC कहते हैं। EC का मतलब एंजाइम कमीशन। EC ने 1961 के अधिनियम के अनुसार एंजाइम्स को एक क्लासिफाइड मैनर में नॉमेनक्लेट किया, ठीक है, नामकरण दिया। और उनकी नामकरण पद्धति में उन्होंने EC फॉर एंजाइम कल्चर, और उसे नाम दिया चार डिजिट या लेटर्स में। तो लेटर नहीं दिया उन्होंने, 4 अंकों में इसके नामकरण को रखा, 4 अंकों या संख्या में। 4 नंबर्स का नंबर दिया। क्लियर है? अब 4 नंबर्स किस प्रकार से दिए, जिसमें जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या यहां पे दी गई है उस क्या बोलते हैं एंजाइम, नहीं एक चीज और कुछ छूट रहा है। अब इस 4 लेटर्स को हटाते हैं। निर्देश अनुसार या अधिनियम के अनुसार सभी एंजाइम्स को 6 वर्गों में बांटा गया। सभी एंजाइम्स को 6 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोजिनेज, ठीक है, लाइसेज, आइसोमरेज, लाइगेज, ठीक है। कितने? 6 प्रकार के वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है। 6 वर्ग हो गए। अब इन वर्गों को उप वर्गों में तथा उप वर्गों में बांटा गया, ठीक है। मेन वर्ग के बाद में उसके उपवर्ग, और उपवर्ग के बाद में